डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, अगर हम बात करें भाई ये डिस्चार्ज का बेसिक मतलब क्या होता है, तो डिस्चार्ज का बेसिक मतलब होता है भाई कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना, खत्म करना। ऑब्वियसली बात है भाई, कॉन्ट्रैक्ट को एट लास्ट हमें खत्म ही तो करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, और ये पूरा करने के कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। अब अगर डिस्चार्ज करना है बेटा कॉन्ट्रैक्ट को, तो डिस्चार्ज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका है डिस्चार्ज करने का, जिसके अंतर्गत आप परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज कर सकते हैं। किससे डिस्चार्ज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस से। और यही सबसे बेस्ट तरीका है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसको क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज। या फिर दूसरा तरीका जो होता है दोस्तों, वो होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। किस तरीके से कर सकते हो, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। तीसरा तरीका होता है जिसे अपन बोलते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तीसरा तरीका कौन सा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो पहला तरीका हो जाता है दोस्तों जिसे अपन बोलते हैं भाई बाय परफॉर्मेंस। दूसरा तरीका हो जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ पार्टीज। और तीसरा तरीका हो जाता है जिसे अपन बोलते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। चौथा तरीका जो दोस्तों यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, वो है बाय इम्पॉसिबिलिटी। क्या होता है, बाय इम्पॉसिबिलिटी। पांचवा तरीका जो हमारे बीच में दोस्तों, वो है बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय लैप्स ऑफ टाइम। और फिर जो हमारा छठवां तरीका हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है हमारा दैट इज, नहीं, पांच ही तरीके हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले बात करते हैं किसके बारे में, बाय द परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जैसा आप जानते ही परफॉर्मेंस कितने प्रकार का, बताइए, दो प्रकार का। एक है कौन सा परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, और एक है कौन सा परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जो अपन ने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा, ये उसी के बारे में। दूसरा तरीका बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ पार्टीज की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, बताइए, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब वो कैसे डिस्चार्ज होता है, तो भाई वो तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। पहला तरीका है बाय ऑल्टरेशन, दूसरा है बाय नोवेशन, तीसरा है बाय रेसिशन, चौथा है बाय रिमिशन, उसके बाद है भाई वेवर, उसके बाद है भाई मर्जर। तो ऑल्टरेशन, रेसिशन, रिमिशन, वेवर, मर्जर। क्या क्या बताएंगे, ऑल्टरेशन, नोवेशन, रेसिशन, रिमिशन, वेवर, मर्जर। तो अगर अपन बात करें ऑल्टरेशन मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करना। आज अगर मान लीजिए भाई सिंपल कंसेप्ट है कि भाई आज ड्यू डेट थी, मुझे आपको पैसा देना था, मैं बोला मालिक आज नहीं दे पाऊंगा, माफ कर दीजिए, 15 दिन का और समय दे दीजिए। आपने बोला ठीक है, दिया। तो भाई जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट अपन ने बनाया था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। दूसरा हो जाता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब हो जाता है यहाँ पे पार्टीज को ही चेंज कर दिया आपने। मतलब कि अगर अपन बात करें तो उसका सटीक एग्जांपल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से निकल के आता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो वो रिटायर होने के बाद क्या कहते हैं, ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट, जिसमें वो रिमेनिंग पार्टनर, जो रिटायर्ड पार्टनर है, और क्रेडिटर आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर रिटायर्ड पार्टनर बोलता है भैया अभी तक के मैं तेरे काम के लिए क्या था, लाइबल था, लेकिन अब मैं ये फर्म को छोड़ करके जा रहा हूं, तो अब मैं लाइबल नहीं रहूंगा। कौन लाइबल रहेंगे, ओनली रिमेनिंग पार्टनर। तो यहां पर क्या हुआ, नोवेशन, क्या चेंज हो गई, पार्टीज। पहले ए बी सी तीनों लाइबल थे, अब से लाइबल है ए और बी, क्योंकि सी ने क्या कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया। तो ये तरीका क्या हो गया, नोवेशन। मतलब अब सी अगर रास्ते में दिख भी जाएगा कहीं पर भी क्रेडिटर को, और क्रेडिटर उससे पैसा लेना चाहता है, क्या वो ले सकता है, नो सर। वो से पैसा किससे ले सकता है, ए से और बी से। फिर एक तरीका हो जाता है रिसेशन, जिसका मतलब होता है कैंसिल करना, कि भैया अपन ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है तुम भी मत करो, मैं भी नहीं करता, खेल खत्म, अपन ने कर दिया रिसाइन। या फिर एक तरीका होता है रेमिशन, जहां पर भाई मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधार लिया था, आप आज मेरे पास आए कि साहब पैसा वापस कर दो। मैं कहा मालिक 80,000 रुपए रह गया, ये लेना है तो लो, नहीं तो ये भी भूल जाओ, क्योंकि और भी लोग लाइन में खड़े हुए हैं। अब आपने बोला ठीक है साहब 80,000 ही दे दो। मैं कहा लेकिन एक चीज याद रखना, ये 80,000 रुपए आज ले लिया है तो समझो 1 लाख का पेमेंट हो गया मेरे पास, अब वापस मत आना। मतलब मैंने क्या कर दिया, लोअर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस किया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अगेन अब 80,000 ही मिला, कितने के बदले, 1 लाख के बदले। तो आपने बोला ठीक है भैया डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, बताइए, डिस्चार्ज। फिर हो जाता है भाई वेवर। वेवर का मतलब हो जाता है क्या कर देना, माफ कर देना। कि भाई पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास आए, बोले साहब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरी क्लासेस तो खत्म हो गई लेकिन मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसे केस के अंतर्गत जो वेवर है हो जाता है, वेवर मतलब मैंने क्या कर दिया, माफ कर दिया कि चलो ठीक है नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। और नेक्स्ट हो जाता है क्या दोस्तों, मर्जर। व्हाट इज मर्जर, भाई अपन ने क्या किया, एक 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 इंफीरियर चीज के ऊपर क्या रख दिया, सुपीरियर चीज रख दिया। एक इंफीरियर के ऊपर क्या रख दिया, सुपीरियर रख दिया। इसे अपन क्या बोलेंगे, मर्जर। तो भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंफीरियर राइट है, जैसे कि मेरे पास राइट है इस बिल्डिंग को यूज करने का रेंट पे, तो भाई मेरे पास वो राइट है। अब मैंने क्या किया, मैंने उस राइट के ऊपर क्या रख दिया, बताइए, सुपीरियर राइट रख दिया। क्या रख दिया, मैंने इस बिल्डिंग को खरीद लिया। तो अब ऑटोमेटिकली मैं पहले रेंट पे करता था और सिर्फ यूज करता था, अब ये बिल्डिंग की ओनरशिप मेरे पास आ गई, तो ऑटोमेटिकली एक इंफीरियर राइट के ऊपर कौन सा राइट आ गया, सुपीरियर राइट आ गया। ऑटोमेटिकली इंफीरियर वाला क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। मतलब अभी भी क्या मुझे रेंट भरना पड़ेगा, यस सर, नो सर। चलिए
नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। जिसमें पहला केस है भाई डेथ, डेथ ऑफ अ पार्टी। अगर कोई भी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो इन केस ऑफ पर्सनल व्हाट दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा केस है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी जहां पे लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन व्हाट दोस्तों, एसेट्स, तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज। या फिर तीसरा तरीका हो जाता है बेटा, प्रोमिसर बिकम्स प्रोमिसी। इसके लिए एग्जांपल है भाई हमारा प्रोमिसरी नोट, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई एफ जी एच आई। अब आई ने वापस से ए को दे दिया, तो गोल घूम करके किसके पास आ गया, ए के पास आ गया। अब पैसा भी निकलेगा किसकी जेब से, ए की जेब से, जाएगा भी किसकी जेब में, ए की जेब में। तो क्या मतलब निकलेगा कि अपन ही मांगे और अपनी जेब में वापस गोल घूम के आ जाए, तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दो, डिस्चार्ज, कि भैया ठीक है ना, मैं किसी से मांगूंगा ना मैं किसी से लूंगा। समझ ला तुम्ही पक्का। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हो जाता है उइमा। व्हाट इज उइमा दोस्तों, दैट इज अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन। आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत क्या कर दिया बताइए, अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन कर दिया, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है बताइए, उइमा हो जाता है। दैट इज मैंने आपसे प्रोमिसरी नोट लिया और उस प्रोमिसरी नोट में अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए भरा था, मैंने उसमें 4-5 जीरो और जोड़ करके 10-15 करोड़ रुपए कर दिया। बेटा आप मुझे बताइए क्या ये सही की गलत है, गलत है। दिस इज अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो डिस्चार्ज। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। नेक्स्ट कंसेप्ट है जिसका नाम है लैप्स ऑफ टाइम। जैसा कि आप जानते हैं अपन ने ये कंसेप्ट पढ़ चुका है कि भाई अगर मान लीजिए 3 साल गुजर गए और 3 साल के अंदर अगर आपने पैसा नहीं मांगा तो 3 साल के बाद आप पैसा मांग भी, ओके ये जो 3 साल है कहां से कैलकुलेट होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट। वेरी गुड, मैच्योरिटी डेट से ही अपन को वो काउंट करना पड़ता है। तो अगर 3 साल से आपने पैसा मांगा नहीं, 3 साल के अंदर अंदर अगर ड्यू डेट के, तो फिर यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जाता है डिस्चार्ज। क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ टाइम पार्ट डेट। नेक्स्ट कंसेप्ट है जिसका नाम है इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी मतलब भाई अब ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, अब अपन इसे नहीं कर सकते। और इम्पॉसिबिलिटी भी दो प्रकार की होती है बेटा, एक होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और एक होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है भाई, इसका मतलब है ये शुरुआत से ही गलत है, दैट इज वॉइड अग्रीमेंट। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। मतलब ये जब से बात कर रहे हैं तब से ही क्या है बताइए, गलत है। अरे आया कि नहीं आया, जैसे पीदा बाबा ने एक्स की वाइफ की डेड बॉडी में लाइफ डालने की बात करी थी, क्या ये वैलिड है, वॉइड है, वॉइड है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। मतलब ये शुरुआत से ही क्या है, इम्पॉसिबल है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो शुरुआत से इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन बाद में जब अपन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं फिर क्या हो जाती है, इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल, बिकॉज देयर इज अ चेंज ऑफ लॉ। मैंने ट्रिपल पीएम बेचने की बात की थी और मोदी जी ने क्या कर दिया, ट्रिपल पीएम को बैन कर दिया, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो कैसा हो जाएगा, वॉइड। या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मैंने भाई कोई कार खरीदने की बात किया, अब वो कार ही मेरी आंखों के सामने क्या हो गई बेटा, जल के राख हो गई, तो ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। या फिर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, जिसके अंतर्गत भाई मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट किया है एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन के साथ कि मैं उसको इंडिया से कुछ गुड्स भेजूंगा, वो ऑस्ट्रेलिया में उसे बेचेगा। अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वॉर छिड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या मैं यहाँ से वहां गुड्स भेज पाऊंगा, नो सर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। या फिर पर्सनल नीचे कॉन्ट्रैक्ट में डेथ हो गई, तो डेथ होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड। जैसे एग्जांपल अगर अपन बात करें तो एक अभी सिंगर हैं, कौन थे, अभी अभी डेथ हुई, के है ना, है ना, के ही नाम है, के ही है ना नाम, ऐसा। तो अगर अपन बात करें तो बेसिकली क्या हुआ, वो कोलकाता में कॉन्सर्ट में गाना गा रहे थे, गाना गाते गाते ही हार्ट स्ट्रोक कुछ हुआ, हार्ट ब्लॉकेज जो भी XYZ हुआ होगा, और फिर वहीं वो क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो उनके तो और आगे इंडिया के भी टूर थे, तो अब क्या उनके बदले कोई और गया होगा क्या, यस और नो, नो सर, उन्हीं के नाम पे टिकट्स भी की थी, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, वॉइड। अब जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी इवेंट वाले हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस देना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग। कई बार कुछ चीजों का होना जरूरी होता है और वो पर्टिकुलर चीज वहां पे अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल के नाम पर एक साउंड माइंड का होना जरूरी होता है शादी करने के लिए बेटा, इसीलिए अभी आपकी नहीं हो रही है, समझ में आया? तो शादी करने के लिए किसकी जरूरत होती है, साउंड माइंड की। अब ये साउंड माइंड की जरूरत होती है। अब मान लीजिए भाई मिस्टर एक्स जो है, उन्होंने मिस वाई को क्या किया, प्रपोज किया शादी के लिए। अब मिस वाई ने फॉर्चुनेटली क्या कर दिया, यस बोल दिया। एक्स को इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ बेटा, खुश होते होते इनसेन हो गया बेटा। अब आप मुझे बताइए, वो दोनों की शादी हो ही रही है, फेरों पे एक्स की हरकतें दिख गई है वाई को, क्या वाई शादी करेगी, यस और नो, नो सर, ऑब्वियसली बात है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग व्हिच इज नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में? अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब भी वॉइड होता है ना, तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है,
वॉइड होने के कारण ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ही करना है, तो भाई यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स होगा। लेकिन क्या हो जाता है, इसी का मैं ब्रीच कर देता हूं ना तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ब्रीच के अंदर पता है प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे को डैमेजेस भी देना पड़ता है। तो होता ये है कि भाई डैमेजेस इंसान देने के लिए कई बार थोड़ा सा कतराता है, यार नहीं यार ये तो खामा अपन को डैमेजेस लग जाएंगे, नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ कोई ये बोलेगा भैया ठीक है वॉइड कर दो, तो सोच सकता है इंसान की चलो वॉइड कर देता हूँ, लेकिन डैमेजेस क्लेम करने की बारी आ जाए ना तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो इंसान पता है क्या करता है, इंसान कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता है लेकिन उसे तोड़ता नहीं है, उसे दिखा देता है कि भैया मैंने वॉइड किया है। वो क्या क्या दिखा देता है, वॉइड, मतलब वो कोशिश करता है ब्रीच को क्या दिखा दे, वॉइड दिखा दे। अब ब्रीच को वॉइड दिखाने के लिए वो पता है किसका इस्तेमाल करता है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वाले कंसेप्ट का, क्योंकि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वाले कंसेप्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, बोलो वॉइड। तो वो क्या करता है, वो कुछ कुछ जगहों पर ना इम्पॉसिबल वर्ड को डाल करके खामखा क्या करने की कोशिश करता है, वॉइड करने की कोशिश करता है। जैसे पहला पॉइंट देख रहे हैं आपको, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है भाई, कि बिजनेस के अंदर इम्पॉसिबल हो गया। अब बिजनेस के अंदर अगर मान लीजिए मैं नुकसान में माल बेचता हूं, क्या नुकसान में माल बेचना मेरे लिए पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है बेटा। धंधा काहे के लिए कर रहा हूँ, घर से पैसा लगाने के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, धंधा तो पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, तो भाई मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, मैं धंधा कभी भी नुकसान में नहीं कर सकता। अब मान लीजिए भाई मिस्टर कुशल मेरे पास आए, आई एम अ ज्वेलरी हाउस, ठीक है, मेरा ज्वेलरी का काम है। कुशल आए, बोले साहब मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ ज्वेलरी खरीदनी है। मैंने कहा बिल्कुल ले लीजिए। अब बोले साहब ये कितने की मिलेगी, मैंने बताया इनको कि भैया आज का रेट है 70,000 रुपए का। तो बोले ठीक है सर, एक काम करता हूँ मैं 10 दिन बाद आऊंगा, इतना महंगा है मुझे पता नहीं था, मैं 10 दिन बाद आऊंगा और आपसे 70,000 में लेके जाऊंगा। और उसने मुझे 5,000 रुपए एडवांस में भी दे दिया कि भैया आपको 70 में देना पड़ेगा। मैंने कहा डन है भाई। अब हुआ यही कि भाई ये जो ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी 10 दिन के बाद हो गई 80,000 रुपए की। कितने की हो गई, 80,000 रुपए की। अब ये आ गए हैं, अब मार्केट में जो चीज 80 में बिक रही है, ये मुझसे कितने में लेना चाहते हैं, 70 में लेना चाहते हैं। क्या ये मेरे लिए नुकसान है? यस। तो मैंने बोला भैया कुशल ऐसा है कि धंधा कभी नुकसान में होता नहीं है, तो मैं आपको 80 में की चीज 70 में नहीं दे पाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, सो हेंस बिकॉज ऑफ दिस इम्पॉसिबिलिटी द अग्रीमेंट इज वॉइड। ये पकड़ो अपना 5 शेयर और जाओ। वो चला जाएगा ना, वो क्या बोलेगा, भाई मुझे तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या रखेगा, वैलिड, मतलब इम्पॉसिबल वर्ड यूज कर देने से इम्पॉसिबिलिटी नहीं आ जाती है। और वही चीज हमें सिखा रहा है ये पॉइंट, दैट इज नोन एज कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कई बार क्या हो जाता है, थर्ड पार्टी डिफॉल्ट कर देता है। अब थर्ड पार्टी डिफॉल्ट हो गया मतलब मान लीजिए भाई कि आपका लॉ का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। अब लॉ का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो आपने प्रतीक सर से बोला कि सर अभी इतने दिन हो गए कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो प्रतीक सर ने बोला देखो भाई लॉ जो है अचिन सर पढ़ाते हैं, अचिन सर अभी बिजी हैं, वेकेशन पे गए हुए हैं, एंड सब वो नहीं है तो लॉ भी नहीं हो सकता, तो सॉरी बेटा आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो भाई उन्होंने बोल दिया लॉ जो है अचिन नाटा के बिना इम्पॉसिबल है हमारे यहाँ पढ़ाना, तो ऑन दैट बेसिस हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इट्स ओके। अगर फीस चाहिए तो भाई 1,000-2,000 जो बनता है वो लेकर के चले जाओ, बाकी हम आपको मदद नहीं कर पाएंगे। क्या वो ऐसा बोलेंगे आप लेकर के चले जाओगे पैसे? नो सर। आप क्या बोलोगे भाई, क्या करना है बताइए? अब भाई अब अचिन सर तो है नहीं, डैमेजेस क्लेम करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, या तो फिर अगर आपके पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं कि साहब ऐसा है कि फीसिस का क्या करेंगे, 1,000-2,000 रुपए दे दोगे तो क्या ही हो जाएगा, हमें तो सीए बनना है, लाखों की बात है, आप कोई और टीचर से पढ़वाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई और पर्सन अरेंज करो, हमें तो भाई क्या कर के दो, कोर्स को कंप्लीट करा के दो। तो थर्ड पार्टी का डिफॉल्ट हो जाने से आप क्या नहीं बोल सकते, इम्पॉसिबिलिटी के लिए नहीं बोल सकते। कई बार कोई केसेस में पार्शियल इंपॉसिबिलिटी हो जाती है। पार्शियल मतलब कि भाई थोड़ा इंपॉसिबल है और थोड़ा पॉसिबल है। अब बिकॉज थोड़ा इंपॉसिबल है इस वजह से सामने वाला क्या कर दिया, सामने वाले ने भाई इम्पॉसिबिलिटी का बहाना मार दिया। एग्जाम्पल के नाम पर मान लीजिए भाई ड्यू टू सम और द अदर रीजन मैं आपको पढ़ाने नहीं आ पा रहा हूँ, तो वो इम्पॉसिबल है। आपने भी बोला चलो ठीक है सर कोई बात नहीं, दो ही तो चैप्टर बचे थे छोटे छोटे, एक है फॉर एग्जांपल एलएलपी और एक है भाई इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बोले सर वो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने मेजर पोर्शन करा दिया, इट्स ओके, हमने आपको माफ किया, आप नहीं भी पढ़ाओगे तो भी चलेगा क्योंकि देयर आर सम रीजन जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन बाकी कोर्सेज बचे थे, बाकी के टीचर भी आ गए, अचिन का माफ किया, हमारा भी कर दो। अब आप मुझे बताइए क्या ऐसे माफी मिल जाएगी क्या? आंसर इज यस और नो, नो सर। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आप बोलोगे नहीं भाई आपको तो पूरा करना ही पड़ेगा। तीसरा केस हो जाता है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स का। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के केस में दोस्तों यहां पर अग्रीमेंट पे बेस करा दिया गया। बोला भाई स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के केस में हम एकदम से क्या नहीं कर सकते, उसे इम्पॉसिबल या पॉसिबल, वैलिड या वॉइड नहीं बोल सकते। बोला गया कि भाई ये वाला जो केस है किसका,
दैट इज स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स का, इस पर अग्रीमेंट पे डिपेंड किया जाएगा कि करना क्या है। अगर मान लीजिए आपके अग्रीमेंट में लिखा होगा कि स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के कारण कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, तो फिर वो वॉइड होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था कोविड। कोविड काल में लोगों ने रेंट दिया है। वो रेंट क्यों दिया? क्योंकि उनके एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि स्ट्राइक्स होंगे, लॉकआउट्स होंगे तो रेंट हम नहीं देंगे। तो बेचारों को दुकान बंद रखने के बाद भी क्या देना पड़ा? रेंट। इसी चक्कर में एक बिग कंपनी खत्म हो गई जिसका नाम है बिग बाजार। समझ में आया? बिग बाजार इसी चक्कर में निपट गई। इसी चक्कर में पीवीआर और आइनॉक्स को एक साथ आना पड़ा, क्योंकि भाई अब मूवी देखने का ट्रेंड ही खत्म हो गया, लोगों ने ओटीटी में डालना चालू कर दिया। फिर लोगों को भी ओटीटी की आदत हो गई। पहले सोचने लग गए थे कि नहीं यार ओटीटी ओटीटी में नहीं जाएंगे अपन, नेटफ्लिक्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मूवी थिएटर में ही जाएंगे। पर बाद में प्रॉब्लम यही होने लग गई कि भाई कोविड आ गया, कोई मूवी थिएटर में जाने को तैयार नहीं है और सबने ओटीटी में लाना चालू कर दिया। अब इस चक्कर में पीवीआर और आइनॉक्स को भी क्या होना पड़ा? एक पे आना पड़ा, क्योंकि इनको अपना रेंट देना पड़ता है ना। मॉल में जितनी जगह इनको मिलती है वो तो रेंटेड ही रहती है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के केस में बोला गया अगर अग्रीमेंट में लिखा होगा तो ही उसे वॉइड मानेंगे, अदरवाइज इट विल बी वैलिड। मतलब कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी में भी वैलिड होगा, थर्ड पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो भी वैलिड ही होगा, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी है तो भी वैलिड होगा। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स में डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट, अग्रीमेंट में लिखा होगा तो वॉइड, अदरवाइज इट विल बी वैलिड। यही बात समझ में? पक्का? चल, तो इस तरीके से अपन ने देख लिया किसके बारे में दोस्तों, डेट इज अबाउट दी डिस्चार्ज। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। पक्का?